नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की जब हम चर्चा करते हैं तो ये बात तय हो जा अपने आप माइंड में आती है कि हमें याद कैसे होंगे। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि एंड तक देखने के बाद आपको पूरे अनुच्छेद याद हो चुके होंगे और इसमें से आने वाला प्रश्न किसी भी स्थिति में आपका गलत नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। और वीडियो देखने के बाद आप जरूर लाइक करेंगे, इतना ही मुझे विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 52 से 62 तक देखिए राष्ट्रपति का प्रावधान है और ये शायद आप सबको मालूम भी होगा। ये बात हमें अच्छी तरह से ध्यान थी कि संघीय कार्यपालिका जो महत्वपूर्ण हिस्सा आता है भाग 5 का, उस भाग 5 के अंदर केंद्र की कार्यपालिका है जिसे हम बोल सकते हैं संघीय कार्यपालिका। ये बात तो तय थी। अब इसमें चूंकि कार्यपालिका का मतलब है कि कानून को क्रियान्वित करने वाली संस्था, और कानून को क्रियान्वित यानी कानून को लागू करने वाली संस्था का सबसे बड़ा मुखिया होता है राष्ट्रपति। तो शुरुआत हमें राष्ट्रपति से ही करनी थी। सबसे पहले राष्ट्रपति की चर्चा संविधान में की गई, तो इसलिए आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति का ही वर्णन है। अब आर्टिकल्स की शुरुआत करते हैं। आज मैं आर्टिकल से बताऊंगा, बाकी शक्तियों के बारे में और बाकी विषयों के बारे में हम कल बात करेंगे। आज हम जो बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के संबंध में है 52 से 62 तक, जितने हो सकेंगे, ठीक है, आधे घंटे का पीरियड होगा अपना, उसमें जितने हो सकेंगे उतने हम जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारत में एक ही राष्ट्रपति क्यों होता है, दो क्यों नहीं होते, अगर जैसे किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए और कोई विद्यार्थी फिर जाकर ये कहे कि साहब संघीय व्यवस्था है, ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, कोई और रीजन बताए, तो नहीं बैठेगा। सबसे सही जो उत्तर, इसका जो जेन्युइन रिजल्ट है वो यही आएगा, क्या कि आर्टिकल 52 ये कहता है, क्योंकि संविधान में जो लिखा है वही मान्य है। तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब दूसरी बात, एक है मान गए, क्या करेगा, क्यों बनाया आपने राष्ट्रपति, दूसरा प्रश्न ये उठता है। तो फिर अगला आर्टिकल भी यही है, क्या कि आर्टिकल 53 के तहत हमें ये पूछा गया कि ये करता क्या है, तो ये है कार्यपालिका का मुखिया। ठीक, तो कार्यपालिका संबंधी क्या है इसके पास शक्ति, किस आर्टिकल के तहत दी गई है, आर्टिकल 53 में। लिखा हुआ क्या है संविधान में कि समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति या तो क्या करेगा, स्वयं करेगा, या फिर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। अच्छा, अधीनस्थ कौन से होते हैं, अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो कौन से होते हैं, तो जिनको राष्ट्रपति बनाएगा, जैसे प्रधानमंत्री, इसके अलावा समस्त पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, और इसके अलावा जितने भी केंद्र सरकार के वो महत्वपूर्ण पद जिनके ऊपर ये नियुक्ति करता है, तो वो सब के सब पोस्ट वो इसके कर्मचारी तो हैं। तो इसलिए जो है वो राष्ट्रपति जितनी भी कानून को क्रियान्वित करेगा वो या तो खुद करे, अब चूंकि पूरे भारत में खुद तो जा नहीं सकता, तो वो किसके माध्यम से करता है, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से। लेकिन पावर क्या है इसके पास, कार्यपालिका शक्ति के संबंधित काम इसके पास है। तो ये राष्ट्रपति है, ये इसका काम है। मान गए, जरूरत थी, हमने राष्ट्रपति बना लिया, क्यों बनाया, कार्यपालिका शक्ति से संबंधित कार्य में करवाने थे। अब बात आती है कि फिर बनाओगे कैसे इसको, अब बनाना भी तो पड़ेगा। चलो मान लिया कि राष्ट्रपति हर काम कराओगे उससे कार्यपालिका का, तो अब बनाने की बात आई कि कैसे बनाएंगे। तो फिर अगला आर्टिकल आता है, और वह आर्टिकल है कौन सा, 54। और इसमें बात आई किसकी, निर्वाचक मंडल की। किसकी बात आई, निर्वाचक मंडल। चूंकि पूरा भारत तो इतना बड़ा एक देश में से पूरा भारत डायरेक्ट वोटिंग करे, तो काफी एक व्यक्ति को चुनने के लिए पूरी पब्लिक को वोट देना पड़े, काफी असहज महसूस हो जाता। इसलिए किया क्या गया कि भाई ये तय कर लिया गया कि जनता का जो प्रतिनिधित्व जो करते हैं जो लोग, उन लोगों को पूछ लो कि भाई राष्ट्रपति कौन होना चाहिए। तो निर्वाचन का एक मंडल बना लिया गया, निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल में दो महत्वपूर्ण जनता के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। एक तो कौन होते हैं, हमारे विधायक, और एक कौन होते हैं, हमारे सांसद। दो ही होते हैं जनता के प्रमुख प्रतिनिधि। तो इन दोनों को शामिल करने के लिए क्या किया गया कि जो विधानसभाएं हैं, तो इसमें सबसे पहले तो क्या कहा गया कि समस्त राज्यों की विधानसभाएं, समस्त राज्यों की विधानसभा के
निर्वाचित सदस्य, जो विधानसभाएं हैं ना, उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उसके कैसे सदस्य? निर्वाचित। मैं यह एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिख रहा हूं, वह है निर्वाचित। जिन व्यक्तियों को राष्ट्रपति या राज्यपाल नियुक्त करेगा ना, वो लोग इसमें भाग नहीं लेंगे। सिर्फ कौन भाग लेंगे? निर्वाचित ही भाग लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। समस्त राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, ठीक, उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। अच्छा, यहाँ एक बात और फिर माइंड में आती है, क्या कि जो 28 राज्य हैं और उसके बाद 8 केंद्रशासित प्रदेश, 8 केंद्रशासित प्रदेशों में प्रमुखता, आज की तारीख की अगर हम बात करें प्रमुखता है, तो दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा है। कल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विधानसभाओं का निर्माण कर दिया जाता है या फिर और कहीं कर दिया जाता है। आज की तारीख की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी, इन 2 में विधानसभाएं हैं, तो इनके विधायक है ना, वो भाग भी लेते हैं। किस पे भाग लेते हैं? वो लेते हैं निर्वाचन की प्रोसेस में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। मतलब जहां विधानसभा है, अब चाहे वो कहीं पर भी हो, तो विधायक भाग लेंगे, लेकिन होने कैसे चाहिए? निर्वाचित। अब अगला प्रश्न आता है, और वो आता है संसद के संबंध में। मतलब संसद के जो दोनों सदन ना, संसद के दोनों सदन और दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित कैसे सदस्य भाग लेंगे? निर्वाचित, अर्थात वोटेड होंगे वो। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, निर्वाचित। याद रखना इस बात को, एग्जाम में ऑप्शन आएगा ना आपका, तो वो इसके बिना आएगा, और वहाँ आपको बहुत कुछ ध्यान रख के उत्तर देना है। तो निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। अब अगली बात हम करते हैं, यहाँ तक की बात तो तय हो गई, आर्टिकल 54 तक के भाई निर्वाचक मंडल भी हमने बना लिया। अब ये बन गया, मंडल बन गया, ये लोग इकट्ठे हो गए। अब क्या करेंगे? ये वोटिंग देंगे, तो फिर वोटिंग की प्रोसेस आएगी। तो अगला आर्टिकल भी यही है, कौन सा? आर्टिकल 55। और आर्टिकल 55 के अंदर यही बात है, क्या कि भाई अब वोटिंग सिस्टम यानी निर्वाचन प्रणाली की बात है, निर्वाचन की प्रणाली। देखिए, याद रखने का और कोई तरीका नहीं है, आप सीधा सीधा प्रोसेसिंग सिस्टम से चलिए। अगर आप प्रोसेसिंग से चलेंगे, मैं गारंटी लेता हूं आप भूल ही नहीं सकते। सिस्टम से याद रखिए कि पहले क्या? राष्ट्रपति है, क्या करेगा? कार्यपालिका समन शक्ति का मिलेगा। कैसे बनेगा? निर्वाचक मंडल आएगा, फिर वो वोट करेगा, ठीक है। ऐसे नंबर से याद रखिए, फिर कहीं नहीं बोलोगे आप, ठीक है। तो निर्वाचन क्या है? प्रणाली। अच्छा, प्रणाली कैसी है? क्या करते हैं उस प्रणाली में? तो इसमें एक प्रणाली है निर्वाचन की, उसे बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या बोलते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। मतलब प्रतिनिधित्व के लिए एक अनुपात को ध्यान में लेते हुए फिर चुनाव करवाया जाता है। अच्छा, इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व में 2 प्रणालियां हुआ करती हैं, एक सूची प्रणाली और एक होती है एकल संक्रमण प्रणाली। सूची प्रणाली आपको याद नहीं रखनी क्योंकि भारत में चलती नहीं, आपको याद रखनी है एकल संक्रमण। अच्छा, ये एकल संक्रमण जो है ना, वो न केवल राष्ट्रपति के बल्कि राज्यसभा जो होती है ना, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, उनमें भी यही काम में जाती है, संक्रमणी एकल संक्रमण प्रणाली। तो इसलिए इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अब यहाँ एक बात आप पूछ सकते हो मेरे से कि सर ये है क्या, इसको बताइए। तो देखिए, यहाँ अगर मैं बताऊंगा ना तो काफ़ी लंबा चौड़ा रायता फैल जाएगा, न तो आपके समय आएगा न कुछ और। इसके लिए अलग से मैं जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली नाम से एक वीडियो बना करके और डाल दूंगा, उसके माध्यम से आप उसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, वहीं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए, इतना ही समझिए इसमें अब कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाते हुए अप्रत्यक्ष रूप से, अब डायरेक्ट तो हम भाग लेते ही नहीं ना, हम कैसे भाग लेते हैं? अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होगा? गुप्त मतदान होगा, मतलब एकदम गुप्त रूप से वोट दिया जाता है। और चूंकि आप जानते हैं कि पूरे भारत में हर प्रकार का निर्वाचन कैसा है? गुप्त ही है, तो इसलिए वो तो कोई समस्या है नहीं। तो अब यहां तक हमने बात की आर्टिकल 55 तक और निर्वाचन प्रणाली तक, तो अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार फिर से देखिए, राष्ट्रपति होगा, क्या करेगा? कार्यपालिका संबंधित शक्ति कहाँ मिलेगा? कैसे बनेगा? तो एक निर्वाचक मंडल होगा, निर्वाचक मंडल क्या करेगा? वोट देगा, ठीक। अब बात आती है 55 के बाद 56 से हम शुरू करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आती है आर्टिकल 55 तक हमने पढ़ा। 55 तक हमने क्या पढ़ा कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 56 से, ध्यान से सुनना। अब 56 की जो बात आती है ना, तो उसमें यह आता है कि भाई राष्ट्रपति जो छपेगा, 56 यानी छपेगा, और छपेगा कहाँ? कुर्सी पर।
तो कुर्सी पर छपेगा तो कितने दिन तक छपेगा? 2 दिन, 5 दिन, महीने, 2 महीने, 5 साल? तो हमें सबको मालूम है कि 5 साल तक वो एक बार सीट पे बैठ गया तो वहीं पे छपा रहेगा। तो इसलिए आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति का क्या है? कार्यकाल है, यानी वो वहीं पर छपेगा। अब कार्यकाल की जब बात आती है तो एक बात हमारे दिमाग में आती है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। 5 वर्ष का जब कार्यकाल है तो क्या 5 वर्ष के बाद भी ये सीट पर रह सकता है? तो ये बात निर्भर करती है कंडीशन पर। कंडीशन कैसे? कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है 5 साल के अंदर अंदर। दूसरा ध्यान रखिएगा इस बात का कि हमें ये मालूम है कि 5 साल पूरे होने के बाद नया राष्ट्रपति आना है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से भी पहले क्या कर लिया जाता है? नए राष्ट्रपति का निर्वाचन, नया जो राष्ट्रपति है उसका क्या कर लिया जाता है? निर्वाचन कर लिया जाता है, मतलब उसे चुन लिया जाता है। ये प्रावधान इसके अंतर्गत है। देखिए एक बात और सुन लीजिए, आर्टिकल 56 और आर्टिकल 62 ये 2 आर्टिकल कोऑर्डिनेट हैं, समन्वित हैं। तो मैं आज आपको आर्टिकल 62 पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं कल आपको इन 56 और 62 का जो कोऑर्डिनेशन है ना, समन्वय, वो अच्छे से समझाऊंगा। तो इसलिए इसको अच्छे से देखना भी। 62 तो हम जाएंगे तब की बात है। अभी इसके अंदर 56 जो है वो क्या कर रहा है? वो एक स्पष्ट, आप इतना याद रखना, आपको अगर ये पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो किस में है? 56 में है। इतना आप कर देना। अब बात क्या है? छपेगा, कितने दिन तक छपेगा? तो छपेगा मतलब कितने दिन उसका कार्यकाल, तो ये तो दिक्कत नहीं, याद हो गई। अब बात आती है उसकी, अच्छा यहां मैं बता रहा था कि कार्यकाल 5 वर्ष का है और उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए, लेकिन परिस्थितिवश नहीं हुआ तो ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा हो जाता है। ठीक परिस्थिति है ना भाई। तो कैसे हुआ? वो ऐसी स्थिति के अंदर कि जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए, नए राष्ट्रपति के आने तक, राष्ट्रपति के आने तक वो सीट पर रहेगा। ठीक है ना, चाहे वो 5 साल के बाद में आ रहा है तो बाद में आएगा तो फिर वो राष्ट्रपति रहेगा। ठीक है ना, फिर वहां ये नहीं हो सकता कि साहब राष्ट्रपति आप तो 5 साल हो गए, आप तो जाइए, चाहे उपराष्ट्रपति जी बैठ जाएंगे आकर यहाँ, ऐसा नहीं होगा। अगर आप नया राष्ट्रपति नहीं बना सकते तो ये प्रॉब्लम फिर आपकी है, तब तक तो राष्ट्रपति सीट पर रहेगा। ठीक है, तो यहां बात क्या है? नए राष्ट्रपति के आने तक जो है वो क्या होगा? राष्ट्रपति सीट पर रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 56 का हो गया, कार्यकाल समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब बात आती है अगले आर्टिकल की, वो ये कि आर्टिकल 57, यानी वो जो सत्तावान होता है, क्या फिर से सत्तावान हो सकता है? फिर से क्या सीट पे बैठ सकता है? एक बार तो छाप दिया आपने 56 के तहत, तो छाप दिया 5 साल के लिए, लेकिन क्या फिर से भी आ सकता है? क्या फिर से भी सत्तावान हो सकता है क्या? तो सत्तावान यानी पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन। क्या राष्ट्रपति फिर से निर्वाचित हो सकता है? तो यहां इसका प्रश्न आता है कि भैया संविधान क्या है? मौन है, संविधान मौन है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ गया, ठीक है, कि ये क्या उत्तर हुआ कि भाई संविधान ही मौन है। तो निश्चित रूप से संविधान मौन है, क्योंकि उसमें इतना ही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। अब कितनी बार ये नहीं लिखा हुआ। ठीक, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ कि 2 बार बन सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से कई देशों में फिक्स है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। तो यहां ये बात क्या कहती है? आर्टिकल 57 क्या कहता है कि भाई पुनः निर्वाचित राष्ट्रपति कितनी बार होगा, इस बारे में भारतीय संविधान मौन है। किसी के कुछ नहीं मालूम कितनी बार हो सकता है, यानी चाहे जितनी बार हो सकता है, उसमें लिखा हुआ कहीं नहीं है। अब आप ये कहें उसके अंदर उत्तर ये मत दे देना आप क्या कि संविधान के अंदर जो है अनिश्चित काल, जैसे कई दे देते हैं उत्तर की अनिश्चित बार आ सकता है, कई बार आ सकता है। ठीक है, तो ये उत्तर नहीं है, लिखा हुआ थोड़ी ये चीज कि भाई कई बार आ सकता है, लिखा हुआ नहीं तो हम कैसे मान ले? उत्तर यही है कि संविधान क्या है? मौन है, बस, उससे ज्यादा क्वेश्चन देना। क्योंकि देखो ये है संविधान, और संविधान क्या है? अनुच्छेद। यहां जो लिखा हुआ है उसको ही मानना पड़ेगा, आप मन से कुछ भी नहीं दे सकते। समझ में आ गई बात? इसलिए ये मत समझ लेना कि राष्ट्रपति पुनः कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको ये दे दिया कि कितनी ही बार जैसे प्रश्न क्या दिया कि राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, फिर पहला ऑप्शन दिया कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। अब आपके दिमाग में सीधा आ गया कि भाई पुनः निर्वाचन हो सकता है कितनी बार, दे दो सही उत्तर, यही हो गया। और चौथा ऑप्शन ये लिखा हुआ है कि संविधान मौन है, तो आपका उत्तर गलत हो गया, क्योंकि संविधान में ये भी नहीं लिखा हुआ कि कितनी ही बार आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान
रखना है। तो संविधान में ये चीज़ नहीं चलती, अनुमान नहीं चलते, जो है वो है, उसको वैसे ही मानना पड़ता है, गणित की तरह इसमें फिक्स है। अगला चलते हैं 57 के बाद आता है आर्टिकल 58। तो 57 कितनी बार होंगे, पुनः 57 कितनी बार होंगे, इस प्रकार 57 को याद रखेंगे। अगला आता है कौन सा, आर्टिकल 58, यानी राष्ट्रपति जो पंचायती कर रहा है सीट पे बैठ करके, ठीक, जो ठाठ दिखा रहा है, तो वो ठाठ दिखाने के लिए कुछ ना कुछ उसके पास क्या होना चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए। अब ऐसे ही तो उसको ठाठ कौन दिखाने देगा भाई, राष्ट्रपति जितने ठाठ अगर चाहिए, 8 यानी ठाठ चाहिए, तो आपको क्या होना पड़ेगा, उसके जितना योग्य होना पड़ेगा, योग्यता होनी चाहिए आप में। तो ठाठ के लिए क्या चाहिए, योग्यता चाहिए। जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होने के बाद ठाठ मिलेगा, तो वो ठाठ लेने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, योग्यता। तो ठाठ यानी 8 के लिए क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी ही चाहिए। अच्छा, योग्यता क्या, राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता तो चाहिए, उसमें सबसे पहली तो बात सबको मालूम है, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये तो कहने की बात नहीं, और मैं लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि तो आप सब जानते हैं कि भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, वो 35 वर्ष का कम से कम होना ही चाहिए, ठीक, पहली। दूसरी बात ये, तीसरी कंडीशन नंबर तीसरी, पहली मैंने लिखी नहीं है, ध्यान आपको कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और तीसरी बात जो है वो आती है इसके अंदर कि जब वो राष्ट्रपति बनता है, तो अच्छा ये मैं नहीं बताऊंगा कौन सी पागल या दिवाले नहीं होना चाहिए, तो आप भी जानते हैं पागलों को कौन राष्ट्रपति बनाएगा, ये बात हमें अंडरस्टैंड है, ये बात हम सब जानते हैं, ठीक। आपको वो बातें ध्यान रखनी है जो वास्तव में हम अप्लाई कर सकते हैं और हमें याद होनी ही चाहिए। तो देखिए 35 वर्ष का होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसका शब्द से, लोकसभा का सदस्य बनने जितनी योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि भाई वो व्यक्ति आम जनता का प्रतिनिधित्व करने जितनी क्षमता तो रखे, क्योंकि एक लोकसभा का सदस्य आम जनता का प्रतिनिधि बन के आता है, तो इतनी तो क्षमता उसमें होनी चाहिए, ठीक। उस सदस्य बनने की योग्यता, बनने की क्या होनी चाहिए, योग्यता उसमें होनी चाहिए। अगली बात, चौथी योग्यता क्या होनी चाहिए उसमें, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता के साथ साथ अगली जो महत्वपूर्ण योग्यता है वो ये कि वो किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, ये बात हमें ध्यान रखनी है, और इसके बारे में थोड़ा समझना ही पड़ेगा आपको, लाभ के पद पर न हो। अच्छा, लाभ का पद क्या होता है, ये बड़ी समझने की बात है। क्या एक प्रधानमंत्री का पद या एक मंत्री का पद या एक किसी विधायक या सांसद का पद लाभ का पद है? नहीं, इसे लाभ का पद नहीं माना गया। क्यों? कई तर्क हैं इसके, ठीक। इसे इसलिए नहीं माना गया विशेष रूप से कि ये जो सांसद और विधायक और जो मंत्री और प्रधानमंत्री जो हुआ करते ना, वो फिक्स नहीं होते, परमानेंट नहीं होते। इनकी जो पोस्टिंग होती है वो एक सेवा के रूप में होती है, एक सेवक के रूप में आते हैं वो, ठीक है। जनता ने उन्हें प्रतिनिधि बना करके भेजा है और उनको वो दायित्व मिला है, वो किसी लाभ के लिए नहीं, सेवा के लिए आए हैं, ऐसा माना जाता है। अब मैं माना जाता शब्द बोल रहा हूं, उसका मतलब आप समझ गए कि वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। अब ये बात ये है कि इन पदों को मुक्त रखा गया, मतलब एक सांसद, एक विधायक, एक मंत्री, एक प्रधानमंत्री, ये लोग राष्ट्रपति के लिए अप्लाई कर सकते हैं और राष्ट्रपति बन सकते हैं। इनके लिए ये चीज़ नहीं कहेंगे हम कि ये लाभ के पद पर है। लेकिन एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति जो है, जो गवर्नमेंट जॉब करता है, वो अगर राष्ट्रपति के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे या तो पहले वो सरकारी नौकरी छोड़ो, क्योंकि वो लाभ का पद है, उसे छोड़ने के बाद वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पद के लिए अप्लाई कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत का नागरिक आप सब जानते हैं 35 वर्ष, आप अच्छे से याद रखना कि राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने जितनी क्या होनी चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए, लाभ के पद पर जाए नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है 58 के बाद आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 59 बात करता है शर्तों की, कि राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें भी होनी चाहिए। हर कोई व्यक्ति योग्य, अब ये योग्यता तो आप में और मेरे में भी है। मेरे पास कोई लाभ का पद नहीं है, मैं कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति नहीं हूँ। लाभ लोकसभा का सदस्य बनने जितनी योग्यता है, 35 वर्ष का हो गया मैं तो 21 वर्ष में ही, मतलब जो 25 वर्ष बोलेंगे हम, 25 वर्ष में मैं तो लोकसभा सदस्य बन सकता था, तो वो योग्यता मेरे में है। फिर 35 वर्ष की आयु मैंने अब पूरी कर ली, तो अब मैं राष्ट्रपति के लिए योग्य हूँ। लेकिन ये सब होने के साथ साथ कुछ शर्तें लगा दी गई, वो होनी चाहिए। योग्यता तो बहुत से लोगों के पास है, शर्त क्या है, शर्त यह है कि 50 तो होने चाहिए उसके पास प्रस्तावक। मतलब प्रस्तावक कौन, जो सांसद और विधायक, वोटरों में से तो होंगे प्रस्तावक, तो वोटर कौन है, या तो सांसद या विधायक, तो वो होने चाहिए उसके पास 50 प्रस्तावक
और 50 होने चाहिए समर्थक। तो कितने लोग हो गए इसके, कितने चाहिए इसको, 100 चाहिए, 100 कैंडिडेट इसको तो सांसद और विधायक चाहिए, ठीक। और 50,000 रुपये जमानत राशि ये जरूर दे देंगे अपना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। 50,000 रुपये क्या होनी चाहिए, जमानत राशि, ठीक, ये कोई दिक्कत है नहीं। अब बात यहाँ ये आती है कि सॉरी, आर्टिकल 59 जो शर्तों के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, तो शर्त में क्या बताया गया, 50 प्रस्तावक, 50 समर्थक और 50,000 रुपये जमानत राशि उसके अंतर्गत होनी चाहिए। ये शर्त पूरी होगी ना, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात आती है 59 के बाद जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। आर्टिकल 60 की शपथ, 60 की शपथ। अच्छा, इस कुछ आर्टिकल्स को मैं एक बार याद करवा दूं। देखिए 56 में मैंने बताया था छप गया, कहाँ, सीट पर, तो कितना वर्ष का कार्यकाल हो गया, 5 वर्ष का। फिर 57 क्या पुनः 57 हो सकता है, तो पुनः निर्वाचन। 58 यानी ठाठ लेना है तो क्या चाहिए, योग्यता चाहिए। फिर 59 गुण यानी गुण, गुण यानी क्या होता है, 59 बोलते हैं ना, तो उसमें गुण शब्द आता है, मतलब 59। तो गुण क्या होनी चाहिए उसमें, ये शर्त होनी चाहिए कि वो उसके पास इतना गुण तो हो कि 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक उसके पास आ जाएं, इतने उसमें गुण होने चाहिए। और 60 का मतलब है कि 60 शपथ, 60 शपथ, बस 2-3 बार ऐसा बोलोगे ना, 60 शपथ, तो याद हो जाएगी। 60 में क्या है, शपथ है। कौन दिलवाएगा शपथ, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है, सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, एक बात बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ये न हो तो मुख्य न्यायाधीश पोस्ट पे नहीं है, तो फिर तो क्या होगा, तो ऐसे में ये जो मुख्य न्यायाधीश है ना, ये किसी भेज देगा अपनी तरफ से प्रतिनिधि बना करके कि भाई जाओ राष्ट्रपति को क्या दिला के आ जाओ, आप शपथ दिलवा दो। तो या तो राष्ट्रपति जो या तो मुख्य न्यायाधीश खुद जाएगा, या फिर इसका प्रतिनिधि जो है वो जा करके, या कौन जाएगा, इसका प्रतिनिधि, और वो जा करके भी क्या कर सकता है, इसके अंदर यानी राष्ट्रपति को शपथ दिलवा करके आ सकता है। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि वो शपथ किस बात की लेगा, तो किस बात की लेगा, संविधान की रक्षा की लेगा। किसकी लेगा, संविधान की रक्षा। ये बड़ी बात है, उसका काम यही है क्या, कि संविधान की क्या करे, वो रक्षा की शपथ लेगा, ठीक है ना, उसकी शपथ लेगा। अच्छा, किसके नाम पर लेगा, संविधान की रक्षा की शपथ ले रहा है वो, किसके नाम पर, कौन है उसका वो आदर्श, तो 2 चीजों में से एक लेगा वो। अगर वो आस्तिक तो है तब तो लेगा वो किसकी, ईश्वर के नाम की शपथ, ठीक। और अगर वो नास्तिक है तो वो सत्यनिष्ठा की शपथ लेगा, ठीक है। अब एक प्रश्न और उठता है कि क्या राष्ट्रपति की शपथ एक होती है, 2? तो देखिए, राष्ट्रपति की शपथ होती है 2, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 60 के तहत जो राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रावधान है, वो शपथ कितनी होती है, 2 शपथ होती है। एक पहली जो शपथ होगी वो होगी पद की शपथ, और दूसरी जो उसके पास होगी वो होगी गोपनीयता की शपथ। तो 2 चीजों की शपथ होगी, पद की और गोपनीयता की, 2 शपथ वो लेगा, ठीक। अब इस प्रकार से जो है हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि शपथ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वापस सुनना, देखिए कौन दिलाएगा शपथ, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या वो नहीं है तो फिर वो किसी को प्रतिनिधि बनाकर भेजेगा, वो व्यक्ति जाकर क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। याद आर्टिकल कैसे याद रखेंगे, 60 शपथ, ठीक। अगली चीज फिर आता है संविधान की रक्षा की शपथ लेगा। शपथ किसकी लेगा, संविधान की रक्षा की, किसके नाम पर, या तो ईश्वर की या फिर सत्यनिष्ठा की। फिर कितनी शपथ लेता है, 2 लेता है, पहले पद की शपथ और फिर गोपनीयता की शपथ, ठीक है। पहले तो राष्ट्रपति के पद की शपथ लेगा और उसके बाद में इस बात की शपथ लेगा कि मैं किसी चीज को गोपनीय रखूंगा, ये तो 2 प्रकार की शपथ वो लेगा। अब आता है महत्वपूर्ण आर्टिकल, वो है आर्टिकल 61, और आर्टिकल 61 में बता रखा है महाभियोग। अब चूंकि महाभियोग की पूरी प्रोसेस हमें याद होनी जरूरी है, उस प्रोसेस में से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जानने के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।